प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मुलाकात की और उससे सिर्फ 30 मिनट्स पहले अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाता है, उसको कहा है कि हम अपनी न्यूक्लियर आर्म्स टेस्टिंग दोबारा शुरू कर रहे हैं. एंड दिस इज़ हैपनिंग आफ्टर 33 ईयर्स. न्यूक्लियर आर्म्स टेस्टिंग एक बहुत बड़ा सिग्नल होती है टू योर काउंटर पार्ट, टू योर राइवल कंट्रीज़, कि हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं. यू आर कंसिडरिंग दैट और यू आर रेडी फॉर दैट. इसमें मल्टीपल डोमेन्स में आप एक सिग्नलिंग करते हैं. सो इमेजिन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस टुवर्ड्स चाइना एट द मोमेंट कि एशिया पैसिफिक में उनकी जो सारी कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है टू कंटेन चाइना. आज ही इंडिया के साथ एक 10 ईयर्स का उन्होंने नया एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीलॉग करूंगी कि एवरी 10 ईयर्स वो ऐसा एक डिफेंस पैक्ट इंडिया के साथ साइन तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी है ऑफ इंडिया उस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा, वो उसमें इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे. सो कमिंग बैक टू चाइना. सो एक ही वक्त में वो चाइनीज़ के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनको कंटेन करने के लिए पॉलिसी एशिया पैसिफिक में एंड एल्सवेयर जो है उसको भी मुस्तकिल चला रहे हैं. उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, ट्रेड वॉर भी चल रही है, टैरिफ्स भी इन प्लेस हैं, और साथ साथ ये भी कोशिश हो रही है कि उनको न्यूक्लियर सिग्नलिंग भी की जाए. दिस इज़ हाउ डाइवर्स योर फॉरेन पॉलिसी हैज़ टू बी. और इसका एक मकसद एम्बिग्विटी भी होता है कि आप इतने ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि आपके काउंटर पार्ट को ये समझ ना आए कि आप कौन सी ऑप्शन को अपना रियल ऑप्शन समझते हैं. और फॉर योर सेल्फ डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज दैट मीन्स कि आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस मौजूद हैं. नाउ चाइनीज़ प्रीमियर हमेशा ये कहते नज़र आए हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये बहुत दफ़ा कहा है कि यूएस इज़ स्टक इन द कोल्ड वॉर मेंटालिटी. उसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जैसे जैसे यूक्रेन वॉर का एंड नज़र आ रहा है कि उसमें क्लियरली रशिया जीत रहा है, वैसे वैसे नेटो ने वॉर गेम्स और वॉर ड्रिल्स शुरू कर दी हैं इन आर्कटिक. ग्रीनलैंड में ज़्यादातर वो हो रही हैं, और ऐसे लग रहा है जिस तरह वहाँ बिल्कुल जंग की तैयारियाँ हो रही हैं. वाई? बिकॉज हमेशा से रशिया जब भी अपनी सॉवरेंटी को, या जिसको वो समझता है कि ये हमारे प्रीवियस जितने भी डोमेन्स में सिग्नेचर्स हुए हुए हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, डिफरेंट ट्रीटीज़ पे, ये उसकी वायलेशन है और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, उसको फ़ौरन रीड किया जाता है एज अ थ्रेट. और उस थ्रेट की बेस पे वो जो कंट्रीज़ हैं वो एकदम हाई अलर्ट पे आ जाते हैं, और अपनी इकोनॉमी जो है वो आम आदमी पे उसका क्या असर होगा उसकी परवाह नहीं करते और वॉर की तरफ चल पड़ते हैं. पूरी लास्ट एक सेंचुरी का ये साइकिल है जो अभी भी चल रहा है. इस वक्त एज ऑफ नाउ नेटो इज़ गेटिंग रेडी फॉर वॉर विद रशिया. प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें तो उन्होंने भी एक न्यूक्लियर सिग्नलिंग की है, उन्होंने अपनी एक न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च की है. अगर हम बात करें वेपन्स की, तो आर्कटिक में जंग लड़ने के लिए अगर किसी के पास वेपन्स मौजूद हैं तो वो सिर्फ रशिया है. उनके पास ऐसे शिप्स मौजूद हैं जिनके आगे ऐसे ब्लेड्स लगे हुए हैं जो आर्कटिक आइस को कट करते हुए आगे जा सकते हैं. इसी तरह चाइनीज़ के पास ऐसी सबमरीन्स हैं जो उन वाटर्स में उस टेम्परेचर में बहुत डीपली मूव कर सकती हैं. सो इस वक्त एक न्यूक्लियर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है दुनिया में, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. सो मच सो कि जो टेक जायंट्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं जो यूएस के, यूरोप के, उन्होंने तो अपने लिए ऐसे बंकर्स भी क्रिएट किए हुए हैं जो कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो दे कंसिडर कि वो उसमें सेफ होंगे. 1945 में यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया ऑन जापान, हिरोशिमा नागासाकी के सिटीज़ पे. उसके बाद CTBT एक ट्रीटी हुआ था जिसपे कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगाया गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करें, और जिसने जहाँ तक डेवलप कर लिए हैं उसको वहीं पे रोकें. तब से लेके आज तक न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ कोई मुल्क भी नहीं गया, बिकॉज वो डेवस्टेशन लोगों के जहनों में जिंदा थी जो उन्होंने जापान में देखी. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक भी यूएस ने किया था, और आज भी जो सिग्नलिंग कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट अगेन, वो इस लेवल पे जाके कहाँ आप बातचीत भी कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से, लेकिन साथ आप न्यूक्लियर थ्रेट भी दे रहे हैं. तो जो यूएस की मेंटालिटी है ऑफ एक्सपेंशनिज्म और जो एक हेजेमॉन के तौर पे, दैट इज़ नॉट कमिंग टू हॉल्ट.
उसमें ग्लोबल ऑर्डर किस तरह डिस्टॉर्ट हो रहा है, बिकॉज यूनिलैटरल वर्ल्ड है, उसमें यूएस लीड कर रहा है, और जितना इस वक्त केओस यूएस के अपने अंदर है, अगर उसका 0.1% भी आप बाहर आता देखेंगे तो वो यही है कि वो डायरेक्ट न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ ही जाते हैं, वो बीच का कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं है. So this is the threat that the world is facing at the moment, and this is the collective threat. इसमें कौन से मुल्क ने कौन सा रूट लेना है, किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ नहीं खड़े होना, ये हर मुल्क की अपनी चॉइस ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये चॉइस बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए, बिकॉज एक नई डेवस्टेटिंग वॉर यूक्रेन और गाज़ा के बाद हम अफोर्ड नहीं कर सकते. ऑलरेडी there is a breakdown in talks between Afghanistan and Pakistan, और हमें पता है कि हमारे लिए तो ऑलरेडी वाहिद ऑप्शन यही है कि हम उनके साथ तब तक जंग लड़ें जब तक उनको हमारी बात समझ नहीं आती, एंड दैट इज़ कि टीटीपी यहाँ के ऑपरेट करना बंद हो. तो वाइल वी आर फेसिंग सो मच एट आवर फ्रंट, इंडिया ऑलरेडी एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है, अफगानिस्तान एक अलहदा पोजीशन लेके बैठा हुआ है. हमें हर उस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए जो हमें मज़ीद वॉर लाइक सिचुएशन में इंगेज ना करे. मैं इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीलॉग करूँगी. डिफेंस पैक्ट जब आपका किसी मुल्क के साथ होता है और अगर वो ओवर द ईयर्स हो रहा हो तो उससे आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में बहुत इजाफा होना चाहिए. तो अगर ट्रेजेक्ट्री देखें तो इंडिया के साथ इतने सारे डिफेंस पैक्ट्स अभी तक साइन हो चुके हैं, और उसके बावजूद इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो वॉर लड़ सके. तो उसकी क्या वजह है? सो इसके ऊपर आई विल एनालाइज डीपली. मैं ज़रूर ये बताने की कोशिश करूँगी कि वाई डिफेंस पैक्ट्स आर जस्ट अ जेस्चर. ये सिर्फ एक बिहेवियर होता है टूवर्ड्स टू स्टेट्स, एक मैसेज देने के लिए कि हम डिफेंस कोऑपरेशन में इकट्ठे खड़े हैं. दैट डजंट नेसेसरली मीन कि आपका जो पोटेंशियल है डिफेंस एंड सिक्योरिटी का वो भी इम्प्रूव हो. और उसकी क्लासिक एग्जांपल है आज तक जितने एग्रीमेंट्स हुए हैं यूएस और इंडिया के, उनमें से कहीं से भी कोई ऐसी स्ट्रेंथ इंडिया अचीव नहीं कर सका जो उनको मिलिटरली एज दे ओवर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. सी यू नेक्स्ट टाइम.